हेलो फ्रेंड्स, सौरभ मुखर्जी की बुक अनयूजुअल बिलियनियर से आज हम जानेंगे इंडिया के बिलियनियर्स और उनकी सक्सेसफुल कंपनीज की कुछ स्टोरीज। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली, एशियन पेंट्स। वर्ल्ड वॉर II के दौरान 1942 में इंडिया में पेंट के इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी गई। डोमेस्टिक डिमांड को समझते हुए चिमनलाल चौकसे और उनके 3 दोस्तों ने मुंबई में एशियन पेंट्स का गठन किया। उस समय पेंट के 2 मार्केट थे, इंडस्ट्रियल पेंट और होम डेकोरेटिव पेंट। इंडस्ट्रियल पेंट प्राइस ड्रिवन था, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम था। डोमेस्टिक पेंट में उस समय पुट्टी का इस्तेमाल होता था। चिमन भाई ने डोमेस्टिक मार्केट को टारगेट किया, लेकिन बड़ी सिटीज़ में उनके पेंट को बेचने के लिए उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स का सपोर्ट नहीं मिला। इसीलिए छोटे शहरों और गांव में वो पेंट डायरेक्टली लोगों को बेचने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि छोटे शहर और गांव में रहने वाले गरीब भले ही अपना पूरा घर पेंट ना करते हों, लेकिन अपने घर की दहलीज को हमेशा कलरफुल रखते हैं। उन्होंने लोकल फेस्टिवल्स में यूज़ होने वाले पेंट स्कीम को समझा और उस हिसाब से छोटे पैकेजेस में पेंट बेचने लगे। लोगों को अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से पेंट मिलने लगा। इसी के चलते एशियन पेंट्स फेमस हो गया और इसकी डिमांड बढ़ने लगी। इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर भी उसे स्टॉक करने लगे। कुछ सालों बाद प्लास्टिक इमल्शन पेंट मार्केट में आया, जो कि नॉर्मल ड्राई डिस्टेम्पर उससे 5 गुना ज़्यादा महंगा था। 1950 में एशियन पेंट ने वॉशेबल डिस्टेम्पर निकाला, जिसकी क्वालिटी प्लास्टिक इमल्शन जैसी थी, लेकिन कॉस्ट बहुत कम था और उनका ये प्रोडक्ट बहुत फेमस हुआ। 1967 में एशियन पेंट्स इंडिया की लार्जेस्ट पेंट कंपनी बन गई। एशियन पेंट इंडिया की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने 1970s में ही कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। 1980s में उन्होंने ऑटोमेशन पर जोर दिया। साथ ही सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को समय पे पेमेंट करने पे डिस्काउंट और नुकसान होने पे क्रेडिट सपोर्ट देते थे। इमोशनल एडवर्टाइजिंग और टैगलाइंस का यूज़ करते थे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कस्टमर के साथ इमोशनल कनेक्शन ने एशियन पेंट को आज तक नंबर 1 कंपनी बनाए रखा है। इसका नतीजा कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस में भी दिखा। 1991 में एशियन पेंट में लगाया हुआ ₹1 2016 में 299 के बराबर होता। वहीं ₹1 अगर सेंसेक्स में 1991 में लगाया होता तो वो 2016 में केवल ₹26 ही रहता। नेक्स्ट, मारिको। हर्ष मारीवाला, जो अपने पिता की कंपनी BOIL बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में काम करते थे, जो कि ऑयल और स्पाइस से रिलेटेड थी। BOIL से अलग होकर उन्होंने मारिको की स्थापना की और पैराशूट ऑयल और सफोला उनके 2 बड़े ब्रांड्स बने। पैराशूट ऑयल को पॉपुलर बनाने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए, जैसे कि ऑयल को वो छोटे प्लास्टिक बॉटल्स में बेचने लगे और डुप्लीकेसी रोकने के लिए बॉटल बनाने के मोल्ड को फॉरेन से इंपोर्ट किया। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए उन्होंने फार्मर्स के साथ रॉ मटेरियल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। इसी के चलते कोकोनट ऑयल की फील्ड में पैराशूट ऑयल बहुत ही पॉपुलर हो गया। 1990s में जहां मैरिको का पॉपुलर ब्रांड पैराशूट ऑयल था, वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर उनका कोकोनट ऑयल निहार ब्रांड आया। HUL ने मारिको को खरीदने का ऑफर मारीवाला को दिया, लेकिन मारीवाला ने उन्हें मना कर दिया, जिससे दोनों में कोकोनट ऑयल के मार्केट शेयर के लिए जंग छिड़ गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर उस जमाने की बहुत ही बड़ी कंपनी थी। उन्होंने अपने निहार ब्रांड को फेमस बनाने के लिए एडवर्टाइजिंग में पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर दिया। वहीं मैरिको एक छोटी कंपनी थी, लेकिन उनका ब्रांड पैराशूट बहुत ही पॉपुलर था। उन्होंने भी HUL से कंपटीशन के चलते एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग की। अंत में HUL का निहार ब्रांड फेल हो गया और बाद में उसे मारिको ने ही खरीद लिया। मारिको कंपनी के सक्सेस के राज थे पॉपुलर ब्रांड में लीडरशिप मेंटेन करना और उसे बाकी रीजन्स में एक्सपांड करना और लेस पॉपुलर ब्रांड्स को बेच देना और अनएक्सप्लोर्ड मार्केट में लीडर बनना। जैसे कि फ्लेवर्ड ओट्स मार्केट में मारिको के मसाला ओट्स फेमस हुए, जहां पे अनफ्लेवर्ड कैटेगरी में क्वेकर ओट्स फेमस थे। मारिको की सक्सेस का परफॉर्मेंस उनके शेयर प्राइस पे भी पड़ा। 1996 में मारिको में लगाया हुआ ₹1 2016 में ₹117 बन गया। वहीं सेंसेक्स में लगाया हुआ ₹1 2016 में केवल ₹7 ही बन पाया। नेक्स्ट, पेज इंडस्ट्रीज। सैमुअल कॉपर ने USA में जॉकी शॉट्स की शुरुआत की थी। वर्ल्ड वॉर II के दौरान फिलीपाइंस में US सोल्जर्स के प्रेजेंस की वजह से वहां जॉकी की डिमांड बढ़ने लगी। फिलीपाइंस में जॉकी को USA से इंपोर्ट करने वाले थे सिंधी बिजनेसमैन जिनोमल। जॉकी ब्रांड फिलीपाइंस की लोकल पॉपुलेशन में भी फेमस होने लगा। इसी पॉपुलैरिटी के चलते 1990 में इंडिया में लिबरलाइजेशन के बाद उन्होंने जॉकी के इंपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट US की कंपनी से हासिल किया और पेज इंडस्ट्रीज का गठन किया। उस वक्त भारत में इकोनॉमी ब्रांड्स में रूपा, लक्स, डॉलर और लक्जरी ब्रांड्स में TTK एसोसिएटेड अपैरल्स डोमिनेट करते थे। TTK और एसोसिएटेड अपैरल का प्रोडक्शन लेबर स्ट्राइक्स की वजह से बंद हो गया
जिसका फ़ायदा जिनोमल ने उठाया। जॉकी को फेमस करने के लिए उन्होंने कुछ बड़े कदम उठाए। पहला, प्रोडक्ट क्वालिटी बनाए रखने के लिए उन्होंने खुद ही इलास्टिक और अंडरगारमेंट्स बनाने लगे, जहां बाकी ब्रांड्स प्रोडक्शन को आउटसोर्स करते थे। दूसरा, कर्नाटका में फैक्ट्री लगाई जहां पे लेबर प्रॉब्लम्स कम थी और 80% महिलाओं को लिया और लेबर्स को ट्रेनिंग, फ्री लंच और फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, जिससे लेबर स्ट्राइक्स ना हो। तीसरा, एडवर्टाइजिंग, रेगुलर प्रोडक्ट अपग्रेड्स और साथ ही जॉकी की नो डिस्काउंट पॉलिसी। इन सब के चलते जॉकी ब्रांड इंडिया में बहुत ही पॉपुलर बन गया। नेक्स्ट, HDFC बैंक। HDFC जो कि एक मॉर्टगेज लेंडर कंपनी थी, उसके मालिक दीपक पारेख ने 1994 में HDFC बैंक की स्थापना की और आदित्य पुरी को बैंक का हेड बनाया, जो कि पहले सिटी बैंक में काम करते थे। किसी भी बैंक के मेजर 3 कंपोनेंट होते हैं: करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट कासा, टर्म डिपॉजिट्स जैसे FD, RD एटसेट्रा, और लैंडिंग कॉरपोरेट प्लस रिटेल। कासा के लिए बैंक्स को बहुत कम ब्याज देना पड़ता है, वहीं टर्म डिपॉजिट्स के लिए ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है और लैंडिंग से बैंक्स को ब्याज मिलता है। इसीलिए बैंक्स का ज़्यादा फोकस कासा और लैंडिंग बढ़ाने में होता है। कासा बढ़ाने के लिए HDFC बैंक ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म इंप्लीमेंट किया, जिससे उस जमाने में जहां सैलरी चेक्स के सेटलमेंट में 2 से 3 दिन लग जाते थे, HDFC बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की शुरुआत की। इससे लोगों के अकाउंट में सैलरी डायरेक्ट क्रेडिट होने लगी, जिसके चलते कई कंपनीज के एम्प्लॉयज़ HDFC बैंक में सेविंग अकाउंट्स खोलने लगे। वहीं उस समय स्टॉक्स के पेमेंट सेटलमेंट में भी 2 से 3 दिन लग जाते थे। HDFC बैंक ने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ टाई अप करके डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट की शुरुआत की, जिससे कई ट्रेडर्स भी HDFC बैंक में अकाउंट खोलने लगे। कॉर्पोरेट लैंडिंग में बैंक ने केवल ब्लू चिप कंपनीज पे फोकस किया, जिससे रिस्क कम से कम हो। वर्ष 2000 में HDFC बैंक मोबाइल बैंकिंग लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना। 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस में सस्टेन करने के लिए बैंक ने रूरल एरियाज पे फोकस किया, जैसे कि गोल्ड लोन, 2 व्हीलर लोन, ट्रैक्टर लोन। HDFC बैंक इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बैंक बन चुका है। 1995 में HDFC बैंक में लगाया हुआ ₹1 2016 में 134 रुपये बन गया। वहीं सेंसेक्स में वो केवल ₹8 ही बन पाया। नेक्स्ट, एस्ट्रल पॉली। संदीप इंजीनियर ने फार्मा कंपनी में अपनी जॉब छोड़ के एस्ट्रल पॉली की स्थापना की, जो कि क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल पाइप्स CPVC बनाती थी। इसके लिए उन्होंने 1996 में USA की फर्म के साथ टाई अप किया। उस समय इंडिया में मेटल पाइप्स यूज़ किए जाते थे, जो करोजन की वजह से लंबी लाइफ नहीं दे पाते थे, लेकिन सस्ते होते थे। CPVC पाइप के महंगे होने की वजह से शुरुआत में उसमें किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और 2003 में कंपनी कंगाली की हालत में आ गई। लेकिन संदीप इंजीनियर ने हार नहीं मानी और USA की पार्टनर कंपनी से फंड्स लिए और अपना सारा फोकस प्लम्बिंग सेगमेंट में लगाया। प्लम्बिंग सेगमेंट में उन्होंने पाया कि पाइप्स का सारा डिसीजन प्लम्बर्स ही लेते हैं। CPVC पाइप्स की डिमांड बढ़ाने के लिए उन्होंने प्लम्बिंग एसोसिएशन के साथ टाई अप किया और प्लम्बर्स को ट्रेन करने लगे और साथ ही उनके लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाने लगे। CPVC पाइप्स की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी और उनकी कंपनी के पाइप्स एस्ट्रल पाइप्स फेमस होने लगे। बाद में उन्होंने कई रियल एस्टेट बिल्डर्स के साथ टाई अप किया और 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद उनकी कंपनी प्रॉफिट में आ गई। प्लम्बर्स की ट्रेनिंग, एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग और क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे कि पाइप की बार कोडिंग, इन सब स्टेप्स से एस्ट्रल पॉली एक बड़ी कंपनी बन गई और जिसका नतीजा कंपनी के शेयर मार्केट के परफॉर्मेंस में भी दिखा। 2007 में कंपनी में लगाया हुआ ₹1 2016 में 36 रुपये बन गया। वहीं सेंसेक्स में वो केवल ₹2 ही बन पाता। इन कंपनीज के साथ ही ऑथर ने एक्सिस बैंक और बर्जर पेंट्स की स्टोरीज को भी डिस्कस किया है और साथ ही ऐसी ही सॉलिड कंपनीज को आइडेंटिफाई करने और उनमें इन्वेस्ट करने के लिए एडवाइस भी दी है, जिसके लिए आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसी ही बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।